जो है क्या स्टडी भी प्रॉपर वे में चल रही होगी। तो मिस्टर अरुण, शुभजीत, पुष्प, सुमित, दीपक, हिमांशु, नंदन एंड पप्पू एंड श्यामलाल, वेलकम इन द सेशन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, गुड मॉर्निंग शुभजीत, हिमांशु जी गुड मॉर्निंग एंड सुमित जी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए फटाफट जल्दी से रिप्लाई करें कि मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है और मैं विजिबल हूँ। ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर प्रॉपर इन माय सेशन। प्लीज कमेंट एंड टेल मी एवरीथिंग इज प्रॉपर। अंकित थैंक यू, श्यामलाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ऑल क्लियर? राहुल, गौतम, सुमित, राजकुमार जी, श्यामलाल जी, दीपक जी, ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। चलिए फटाफट जल्दी से बताइए कि सब कुछ प्रॉपर है ना। तो गाइज टुडे वी आर डिस्कसिंग अ न्यू सब्जेक्ट। आज हम लोग पॉलिटी शुरू करने वाले हैं और रैपिड फायर चलेगी ये पॉलिटी, तेजी से आपके सेशन को कवर किया जाएगा। तो गाइज टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट बारोड प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, कैसे हमारा संविधान बनाया गया, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, कौन कौन सी मुसीबतें आई, क्या क्या चरण रहे। तो ये सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट वेट एंड वॉच, इंतजार करिएगा, थोड़ा सा सब्र बनाए रखिएगा क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो गाइज जब भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करता हूं तो मेरे कुछ बेसिक सवाल होते हैं जिनके जवाब आपको देने होंगे। यस श्यामलाल जी, पहला सवाल मेरा यही है आप लोगों से कि संविधान क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? आप में से कौन रिप्लाई करने को तैयार है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अगर आपसे मैं पूछूं कि संविधान क्या है, क्या बताएंगे संविधान क्या है? प्लीज कमेंट एंड टेल मी। और यहीं से इस सेशन को हम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आपने रटने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूं संविधान कभी समझ नहीं आएगा। आप मेहनत करके थक जाएंगे बट समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर इसे समझने की कोशिश करेंगे तो मैं ये भी वादा करता हूं कि जिंदगी में कभी भूलेगा भी नहीं। यस, कौन कौन बता रहा है कि संविधान क्या है? तो एक शुभजीत का कमेंट आया है गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। राजकुमार का आंसर आया है दस्तावेज। अंकित का आंसर आया है लॉ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। शासन व्यवस्था की बुक, श्यामलाल का आंसर आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये बता रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ नियम है। क्या है? स्ट्रक्चर, मतलब इसमें कुछ न कुछ नियम और कानून है। इसमें सरकार चलाने, देश चलाने या फिर संस्था को चलाने के लिए क्या है? रूल और रेगुलेशन है। यही बताना चाह रहे हैं। उसका कहना है कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन बींग्स की राइट्स हैं। बहुत बढ़िया। तो आपके अपने अपने जवाब हैं, लेकिन उन सारे जवाबों का जो निचोड़ है, लॉ ऑफ ग्रोथ द कंट्री, ठीक है, किसी देश की प्रशासन चलाने के दस्तावेज। भाई दस्तावेज कागज को कहते हैं, और संविधान में इस कागज में क्या लिखा है? नियम कानून लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ रूल ऑफ गवर्नमेंट। श्यामलाल का आंसर है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप इस चीज पे एग्री करते हैं कि इट्स रूल एंड रेगुलेशन। क्यों आप इस बात पे एग्री करते हैं ना कि इट्स रूल एंड रेगुलेशन? बताएं जल्दी से, यस या नो। आप इस बात पे एग्री करते हैं? यस, इट इज अ dynamic written documents to instruct the government and janitors follow the बहुत बढ़िया, वेरी गुड राव। तो आपने तो पूरी पूरी डेफिनेशन लिखी है, बट मैं एक सिंपल वर्ड में आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप सब लोग इस पे सहमत हैं कि नियम और कानून है, ठीक। अब आप मुझे बताइए, प्राचीन काल में जब हमारे यहाँ अशोक शासन कर रहा था तो क्या नियम और कानून नहीं थे? अरे अरुण जी, इट्स नॉट ग्रामर क्लास, ठीक है। ओके, तो मैं बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करता, कलम जिधर चल गई उधर जो है व्यवस्था है, ठीक है।
ओके मिस्टर अरुण, सो दैट ऐसी जो है इस बात पे आप लोग ध्यान देंगे ज्यादा ना तो पूरी क्लास में परेशान रहेंगे। ओके आपकी इच्छा मैं पूरी कर दे रहा हूं आपको, अगर यहाँ फील हो रहा है। ठीक है, ठीक हो गया, क्लियर। अशोक जब शासन कर रहा था तो उस समय नियम थे, रूल थे, रेगुलेशन था, कानून था या नहीं था, बताइए। अशोक जब शासन कर रहा था तो नियम कानून थे कि बिना नियम कानून के राज्य चल रहा था? पूरा राज्य बिना नियम कानून के चल रहा था या नियम कानून था? था। ओके चलिए, जब अकबर का समय आया ठीक है, तो अकबर के टाइम में नियम कानून थे या नहीं थे? थे, पक्का थे ना? बिल्कुल, इस समय भी नियम था, इस समय भी नियम था, लेकिन इस समय के नियम कैसे थे? राजा का आदेश, राजा का आदेश ही नियम था, क्लियर। और राजा का आदेश कैसा होता था? मौखिक होता था, ओरल। क्या होता था? मौखिक, ओरल होता था। इन द सेंस संविधान ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, क्लियर। तो भारत में संविधान मतलब नियम कानून तो बहुत पहले से थे, लेकिन ठीक है, लेकिन ये जो आज हमारे पास संविधान है ये कैसा है? दुनिया में दो प्रकार के संविधान हो सकते हैं, एक होता है मौखिक या इसे आप कह दें अलिखित, अलिखित, क्लियर। और दूसरा है लिखित, रिटन, क्लियर। लिखित तो आज भी दुनिया में यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, तमाम ऐसे देश हैं जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरल है। बट लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूएसए, ठीक है, इंडिया, ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां का कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है। तो आपने ये देखा कि ओरल कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया में एंशिएंट एज से ही है, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत में कब से था? तो आप कहेंगे सर 26 नवंबर 1950, ये सॉरी 1949, 26 नवंबर 1949, यही कहेंगे ना, यही बन के तैयार हो गया था। तो क्या 26 नवंबर 1949 में एकाएक बन गया या इसे बनाने में टाइम लगा? इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का ही नहीं बल्कि एक लंबा समय लगा, जो आप देखते हैं ब्रिटिश पीरियड से ही। तो भारत में संविधान लिखित तौर पर आप देखें तो 1773 से ही नजर आता है, लेकिन आज जो संविधान हमारे पास है एट करंट टाइम में वो 1946 से लेकर 1949 के बीच में किसके द्वारा बना? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बना। और संविधान सभा ये काम उस समय की, आज यही काम कौन कर रहा है? संसद भी कर रही है। संसद इस संविधान में सुधार के साथ इसे आगे बढ़ा रही है, क्लियर। तो संविधान आपके यहाँ प्राचीन काल से रहा है, लेकिन ओरल फॉर्म में रहा है। रिटन फॉर्म में ये 1773 से आपके सामने आना शुरू हुआ और कंप्लीटली आपके सामने आया 1949 में, और आज भी इसमें रिफॉर्म और चेंज जारी है। तो बेसिकली हमें 1773 से लेके आज तक की कंडीशन पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए कि भारत में संविधान जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आपको पता होगा भारत में पहली बार रिटन ऑर्डर आया 1773 में, जिसे आप कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। याद आया रेगुलेटिंग एक्ट? मैं ओरल ही यहाँ पर डिस्कस करूंगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पार्ट ऑफ हिस्ट्री और ये सिविल वगैरह में पूछा जाता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि भारत में जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ, काफ़ी कुछ नई चीज़ें देखने को मिली। वो क्या है?
जान लीजिए, बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदला गया, उसे गवर्नर जनरल बनाया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बंगाल के अंडर में मद्रास और मुंबई को ऐड किया गया था और हर जगह अपना अपना गवर्नर हुआ करता था। अगर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नहीं बनाते तो मुंबई और मद्रास के गवर्नर उसको अपना सुपीरियर नहीं मानते। सो दैट यहाँ पर चेंज हुआ। एक सुप्रीम कोर्ट बनाने का प्रपोजल आया 1773 में और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना भी 1774 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट, और इस समय आपके यहाँ रूल रेगुलेशन किसका था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, कंपनी के शासन में। और कंपनी का शासन आपके यहाँ 1858 तक था, 1858 तक। तो रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 के एक्ट तक ये व्यवस्था रही और इस समय आपके यहाँ शासन था कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। क्यों? क्योंकि 1857 के रिवोल्ट का रिजल्ट ये था कि कंपनी से लोग थक गए थे, कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हुआ और कंपनी का शासन समाप्त किया गया। 1858 से 1946 तक, 1946 तक किसका शासन रहा? जी बिल्कुल, सुमित जी, महारानी का शासन, या आप उसे कह सकते हैं क्राउन के शासन में, क्राउन का शासन। तो क्राउन के शासन काल में भी बहुत से नियम कानून बनाए गए, वो भी रिटन फॉर्म में। क्लियर? ब्रिटिश क्राउन, यस सुभजीत, क्योंकि अंग्रेजों के ही हम गुलाम थे। और 1946 में हमारी संविधान सभा बनी और 1946 की संविधान सभा को 1949 में एक पार्लियामेंट में कन्वर्ट किया गया और आज भी हमारे यहाँ पार्लियामेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म का प्रोसेस चला ही रहा है। तो 1946 से आज तक इस संविधान में संशोधन और परिवर्तन देखा जा रहा है। तो इस संविधान का विकास अभी भी चल रहा है, ठीक। लेकिन जब संविधान बना, ठीक है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई जो 1946 से 1949 तक, 1946 से 1949 तक 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन काम करती है। इसके बारे में आपको, इसके बेस और इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बातें जाननी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। तो आपके यहाँ आपको पता होना चाहिए 1939 से लेकर के 1945 तक ये टेन्योर रहा सेकेंड वर्ल्ड वार का, सेकेंड वर्ल्ड वार का ये टेन्योर था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय इंडिया के सपोर्ट की जरूरत थी ब्रिटेन को, लेकिन इंडिया के लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट करके देख लिया था कि अंग्रेज अपनी बातों पर खरे नहीं उतरते। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिया ने डिनाई कर दिया कि नो, हम आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिया ने अंग्रेजों को लाल झंडा दिखा दिया कि जाओ, निकल जाओ यहां से, हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, तुम्हारा युद्ध है, तुम लड़ो। उसका रिजल्ट देखिए, जापान इंग्लैंड के अगेंस्ट रहा इसमें और मैक्सिमम मोर्चे पर जापान इंग्लैंड को डिफीट देता रहा, इंग्लैंड हारता रहा। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल साहब। कौन था? ब्रिटिश पीएम कौन था? ब्रिटिश पीएम थे मिस्टर चर्चिल। चर्चिल साहब के दिमाग में ये बात पैदा हुई कि अगर इंडिया इस वर्ल्ड वार में सपोर्ट कर दे तो मे बी नहीं, जापान हराता रहा, हारता रही नहीं सोनू जी, जापान ब्रिटेन को हराता रहा। मैक्सिमम जगहों पर जापान विनर बन के निकलता रहा और ब्रिटेन को डिफीट मिलती रही। तो मिस्टर चर्चिल का ये प्रोग्राम काफी सेट हुआ कि नहीं, इंडिया को इसमें इंक्लूड किया जाए, इंडिया जो इंक्लूड नहीं हो रही थी। सोनू जी ओके, कोई बात नहीं, वैसे आपको सुनने में कंफ्यूजन हुई है। ब्रिटेन इस युद्ध में सेकंड वर्ल्ड वार में हारता रहा और जापान उसे हराता रहा। अब क्लियर हुआ? तो जहां भी आपको सुनने में या मेरे समझाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहां आप सवाल पूछ लीजिएगा, नॉट अ इशू, ठीक। तो चर्चिल ने क्या किया? चर्चिल ने अपने एक विश्वास पात्र आदमी को इंडिया भेजा
उनका नाम था मिस्टर स्टेफर्ड क्रिप्स। श्यामलाल जी, अभी पूरी कहानी खत्म हो जाने दीजिए, पूरी कहानी खत्म हो जाए तब आपका जो कंफ्यूजन है वो पूछिए। कहानी अभी जारी है, ठीक है। कहानी के लास्ट में जो कंफ्यूजन हो वो पूछिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले ब्रिटेन को जापान हराता रहा, लास्ट में क्या होगा अभी वो भी बताएंगे, ठीक है। उसका रिजल्ट ये रहा कि साहब ने विंस्टन चर्चिल को विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स साहब को, ठीक है, भेज दिया इंडिया कि आप जाओ इंडिया के लीडर से मिलो और उन्हें इस चीज के लिए प्रिपेयर करो कि ये इस वार में हमारे साथ खड़े हो। तो मिस्टर चर्चिल के कहने पर मिस्टर स्टेफर्ड क्रिप्स साहब इंडिया चले आए 1942 में। 1942 में जब ये इंडिया आए तो इन्होंने इंडियन लीडर से मुलाकात की, गांधी से मुलाकात की, सबसे मुलाकात की, अम्बेडकर साहब से मुलाकात की, ठीक है। और सबको एक यही बात कही कि भाई वर्ल्ड वार में हमारा साथ दो। लेकिन आप बताओ, अगर आपसे कोई ये कहे जो आपसे परिचित नहीं है कि भाई हमारे साथ ये पार्टनरशिप कर लो, ये हमारा साथ दे दो, तो आप उसे पूछोगे नहीं कि क्यों दे तुम्हारा साथ, हु आर यू, ये लड़ाई तुम्हारी है, तुम लड़ो अपना। भारतीयों ने भी पूछा कि क्यों दे तुम्हारा साथ, तो इन्होंने बताया कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो आपको हम दो चीजें देंगे। एक तो कहा कि हम आपको संविधान सभा बनाने देंगे, क्या करेंगे, संविधान सभा बनाने देंगे, और ये संविधान सभा आपका संविधान बनाएगी और ये संविधान सभा आप लोगों की होगी, इसमें जो नियम कानून बनेगा उसी के हिसाब से शासन चलाया जाएगा। दूसरी बात कही कि हम आपको डोमिनियन स्टेट बना देंगे, क्या बना देंगे, डोमिनियन स्टेट, मतलब इस देश का शासन चलेगा आपके अपने देशवासियों के हिसाब से चलेगा, लेकिन इस देश का नाम जो है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ जोड़ा जाएगा, इन द सेंस मुखिया के तौर पर उन्हें हम मानेंगे। तो खैर इसमें कोई समस्या नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया इस कंडीशन में है भी आज भी, ठीक है। तो इसे भारत के नेताओं ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि इन्होंने सारे प्रस्ताव दिए कि विश्व युद्ध के बाद, जब बाद की बात कर रहे हैं तो गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, ये वो चेक है जिसका भुगतान कब होगा, अभी बाद में होगा। गांधी जी ने के इस कमेंट में नेहरू जी ने एक लाइन और जोड़ी कि वो उस बैंक का जो दिवालिया होने वाला है, क्या होने वाला है, दिवालिया, कोई बैंक दिवालिया होने वाली हो और आपको 500 करोड़ का चेक दे दे, ठीक है, बैंक कोलैप्स, आप चेक लेके कागज का टुकड़ा घूमिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मतलब कहने का कि इंडियन लीडर्स ने डिनाई कर दिया कि नहीं, आपका ये प्रपोजल हमें मंजूर नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आजादी। क्या चाहिए, आजादी। मुस्लिम लीग ने भी इस प्रपोजल का विरोध किया। ये वो मुस्लिम लीग है जो अंग्रेजों के विचारों पर उसके साथ खड़ी रहती थी। क्यों उसने विरोध किया? उसने इस बात पर विरोध किया कि इस प्रपोजल में मुस्लिम लीग जो कि 1940 से डिमांड कर चुकी थी एक अलग स्टेट, एक अलग राज्य मुसलमानों के लिए, उसको पूरा नहीं किया गया था। तो वो इसके स्क्रिप्स मिशन को पूरी तरह से फेल्योर माना जाए, क्योंकि स्क्रिप्स मिशन की कोई बात कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन इसे हम जब बिल्कुल बेकार ही है तो पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं कि पहली बार अंग्रेजों ने इस मिशन में एक्सेप्ट किया कि भारत में संविधान सभा बनाई जाए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडिया अंग्रेजों के किस प्रपोजल में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एक्सेप्ट किया गया? आपका आंसर क्या होगा? ये अंग्रेजों के किस ब्रिटिश प्रपोजल में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अप्रूवल दिया गया? आप बताएंगे, आपका आंसर क्या होगा? चलिए, कमेंट बॉक्स आपका जिंदा है और आपका कमेंट मुझे दिखाई देगा, आप कमेंट तो करिए, ठीक है। तो राहुल, अंकित एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट मुझे मिले हैं और आपका कहना है क्रिप्स मिशन 1942 हुकुम, यस, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन पहला ऐसा प्रपोजल है जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का प्रपोजल दिया था, ठीक, लेकिन बनी नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रपोजल के बदले
अंग्रेज जो हमसे मांग रहे थे हम उसे देने को तैयार नहीं थे। ठीक, खैर बात आई गई होगी, क्रिप्स साहब वापस चले गए। इसी बीच एक घटना घटती है, जान लीजिए। जापान जो कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ था, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के विरोध में था और उसे ब्रिटेन को काफी मोर्चों पर हरा दिया था। तो होता क्या कि बिना पढ़े लिखे अगर आप एग्जाम में बैठें और प्री क्वालिफाई कर जाएं, फर्स्ट ईयर क्लियर कर लें, तो सेकंड ईयर के लिए आप ज्यादा मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे? बिना पढ़े लिखे गए और फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया। अब आप बताइए, सेकंड ईयर अगर क्लियर करना हो तो आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। कितने लोग हैं जिनको ये भरोसा है कि अगर फर्स्ट ईयर क्लियर हो सकता है तो सेकंड ईयर भी क्लियर हो जाएगा? अगर फ्री में कोई चीज मिल जाए ना, या आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा सफलता मिल जाए, तो व्यक्ति के अंदर एक चीज पैदा होती है, वो है अहंकार। क्या पैदा होता है? अहंकार। और वो शक्ति प्रदर्शन करने लगता है। ठीक, 100% नहीं, पक्का। यही हुआ कुछ जापान के साथ। जापान को ब्रिटेन के अगेंस्ट जब सक्सेस मिलने लगी तो जापान थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। इसने क्या किया? ठीक है, इसने अपने लगभग 350 जहाजों को आदेश दिया, एक साथ उड़ान भरिए और अमेरिका के सैन्य बेस पर्ल हार्बर, ये जापान का काम है, कहां पर? पर्ल हार्बर पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। पर्ल हार्बर अमेरिका का सबसे बड़ा आर्मी बेस था, पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। फाइनली अमेरिका को अगर ये लगने लगा कि डिफीट हो जाएगी, तो अमेरिका अपने घातक अस्त्रों का इस्तेमाल किया। इसने 6 और 9 अगस्त 1945 को 2 न्यूक्लियर बम, एक हिरोशिमा में एक नागासाकी में गिराए। जापान के होश फाख्ता पूरी दुनिया चैलेंज में। ठीक है, तो पहला न्यूक्लियर हमला था ये, और आई होप कि यह आखिरी भी हो। ठीक है, तो जब ये सब कुछ हुआ तो जो जापान जीत रहा था वो जापान एकाएक हार गया। पहले वो जीत रहा था ब्रिटेन से, लेकिन एकाएक उसके कालचक्र में परिवर्तन आया और वो तबाह हो गया। अब ऐसी कंडीशन में ब्रिटेन हारते हुए भी जीत गई। क्यों? ब्रिटेन तो हार रही थी ना, वो भी जीत गई। आप बताइए कि अगर आपके देश के प्रधानमंत्री कोई ऐसा डिसीजन ले ले जिसकी वजह से आपके देश की हार हो जाए, क्या आप चाहेंगे कि आपके प्रधानमंत्री और दिन तक कुर्सी पे बने रहें? और कम से कम पाकिस्तान जैसे देश से हार जाए तब तो समझ लो कि आधे घंटे में रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे पाकिस्तान को अगर जोर से डांट दें तो उसको वायरल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन वहां भी बनी, चर्चिल महोदय को अपना पद छोड़ना पड़ा। वहां पर नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए, क्लीमेंट एटली साहब। और एटली साहब के ऊपर अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, इटली साहब के ऊपर यूएसए, चाइना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने दबाव बनाया कि इंडियन डेमोक्रेसी अब एक्टिव हो गई है, आपको इंडिया का रेवोल्यूशन जो है छोड़ना चाहिए इंडियंस के ऊपर, आप वहां से मूव करिए। तो फाइनली क्या हुआ? अंग्रेजों को यहाँ से मूव करना पड़ा और भारत को एक प्रस्ताव दिया गया 1946 में। और इस प्रस्ताव में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य आए। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, स्टेफर्ड क्रिप्स जो यहाँ पहले भी आ चुके हैं, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। इन्हें भेजा गया भारत और इनसे कहा गया कि आप जाइए भारतीय नेताओं से बातचीत करिए और बातचीत करके उन्हें सत्ता सौंप दीजिए, सत्ता हस्तांतरण कर दीजिए, अपना देश वो खुद चलाएं। ठीक, सत्ता हस्तांतरण करने के साथ साथ आप वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए संविधान सभा भी बना के आइए, संविधान सभा का भी को भी देख के आइए कि संविधान सभा कैसे जो है काम करे और संविधान बनाए जनता के लिए। फाइनली 3 मेंबर के इस कमेटी को कहा जाता है स्टेफर्ड क्रिप्स।
तो सत्ता हस्तांतरण जब हुई तो 2 सितंबर 1946 को मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई और फिर हमने संविधान सभा बनाने का प्रयास किया। ठीक, तो हमारी संविधान सभा का चुनाव हो गया था 1946 जुलाई में। टोटल निर्धारित किया गया था कि 389 सदस्य इसमें शामिल होंगे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य आएगा। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होंगे, जैसे आपकी यूनियन टेरिटरी है वहां से 4 मेंबर आएंगे, और देशी रियासतों के भी प्रतिनिधि। भारत की आजादी के समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थी। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है नेतृत्व में इन्हें भारतीय संघ में मिलाया गया है, बड़े मुश्किल से। ठीक है, कुछ रियासतों ने तो यस श्यामलाल, तो देशी रियासत का मतलब छोटे छोटे क्राउन हुआ करते थे, 565 की संख्या थी। इन्होंने भी अपनी मेंबर चुने और संविधान सभा में भेजे। ओके, तो यहाँ पर 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि देशी रियासतों से कितने मेंबर आए थे, 93। ओके, और संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य आता था। ओके, बन गई संविधान सभा। तो संविधान सभा का जो पहला प्रस्ताव आया था वो कौन लेके आया था, क्रिप्स साहब लेके आए थे। संविधान सभा किस प्रस्ताव पर बनाई गई, ये बनाई गई कैबिनेट मिशन पर। ओके, ठीक है, संविधान सभा बन गई। संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन दिल्ली में। और इतने सदस्यों को लीड करने के लिए एक चेयरमैन भी होना चाहिए, नहीं तो सदस्यों को लीड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उस समय सुपर सीनियर के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जाने जाते थे और इन्हें ही अपॉइंट कर दिया गया कि यू आर चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और अब आप संचालन करें। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संचालन क्या किया, उन्होंने पहले परमानेंट अध्यक्षों का चुनाव कराया। ठीक है, परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव कराया और वो अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पटेल साहब इससे खाली हुए। 10 लाख की आबादी पर एक एक सदस्य के लिए स्थान दिया गया। मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की, क्योंकि इस संविधान सभा सबके लिए मिल रही थी। श्यामलाल जी, 565 देशी रियासतों ने मिल करके, ठीक है, 93 सदस्य चुने थे, क्योंकि एक सदस्य पर 10 लाख सदस्य जो है प्रतिनिधि का होना जरूरी था। एक संविधान सभा के सदस्य को चुने जाने के लिए 10 लाख की जनता का होना जरूरी था, इसलिए 565 से सिर्फ 93 आए। ओके श्यामलाल, क्लियर हुआ? ठीक, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की। ओके, ठीक, अब सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने अध्यक्ष के रूप में इलेक्शन करवाया और दूसरी बैठक में अध्यक्षता की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जी हाँ, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, 46 नहीं 47 होगा, 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 13 दिसंबर को 1946 को आया और 22 जनवरी 1947 को प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया गया। तो यह संविधान सभा के सामने आने वाला पहला प्रस्ताव था। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और कृष्णामाचारी। अब आपको ये देखना है कि आखिर ये संविधान सभा काम कैसे करेगी। 389 लोग, ठीक, अगर इन्हें एक साथ एक ही काम पर लगा दिया जाए, चाहे चेयरमैन कहिए चाहे प्रेसिडेंट करिए, बात एक ही है सुभाष जी, ठीक है, चाहे
अध्यक्ष कहिए चाहे सभापति कहिए, बात एक ही है, ठीक है। ओके, कोई डाउट किसी को? नहीं। तो एच.सी. मुखर्जी और ये सब लोग जो है इस संविधान सभा में सम्मिलित हुए। अब अगर शुभम जी आप पूरे पूरे आधे घंटे लेट हैं, कितने? आधे घंटे। अब इस संविधान 2 दिन, शुभम जी, ठीक है, सोनू, अब इस संविधान सभा को अपना काम करना था, ठीक, यस, इस संविधान सभा को अपना काम करना था। 389 लोग मिलके अगर एक साथ काम करेंगे, 300 लोग भी एक साथ काम करेंगे तो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो इस संविधान सभा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, ठीक है, टोटल 24 टुकड़ों में बांटा गया। इन्हें आप कहते हैं संविधान सभा की समितियां, और इन समितियों में 8 समितियां बहुत महत्वपूर्ण रही। ये टोटल जो संविधान सभा बनी, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके ये डिफाइन किया गया कि आपका संविधान सभा क्या काम करेगा। सबको अपना अपना काम समझा दिया गया, बता दिया गया, आप अपना काम करें। तो इस संविधान सभा को कई छोटी छोटी समितियों में बांटा गया। उन समितियों को में 8 महत्वपूर्ण है, उन 8 के बारे में जान लीजिए। संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट या कमेटी, सरदार पटेल इसके चेयरमैन थे। सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके चेयरपर्सन थे। संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, पंडित नेहरू इसके चेयरमैन थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, कमेटी ऑफ द रूल ऑफ, ठीक है, प्रोड्यूसर, ठीक, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? श्यामलाल जी। 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947, क्लियर? श्यामलाल, ओके। तो एक थी संचालन समिति, एक थी संघीय संविधान समिति, दूसरी थी प्रांतीय संविधान समिति, चौथी थी प्रारूप समिति जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, पंडित नेहरू, और फिर राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, कमेटी ऑन द रूल ऑफ प्रोड्यूसर, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन रहे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, ये जो है पटेल साहब थे। और इन्हीं के साथ साथ पटेल साहब की अध्यक्षता में एक और समिति महत्वपूर्ण रही, मौलिक अधिकार समिति, याद रखिएगा, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक परामर्श, और साथ साथ एक और समिति रही, ठीक है, वो थी देसी रियासत, ठीक है, देसी रियासत, ओके। एक मिनट वेट करिएगा। तो ये समितियां बनाई गई। इन समितियों को अपना अपना काम बता दिया गया, भाई अपना अपना काम कर लो। इन समितियों ने क्या किया? इन समितियों ने दुनिया के कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया, लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। और हुक्म जी, आपका कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दूसरे को नहीं दिखाई देगा, क्लियर? इन समितियों, ठीक है, को अपना अपना काम सौंप दिया गया कि भाई आप ये काम कर लो।
अब इन समितियों को वो काम करना पड़ा। इस काम को बेहतरीन तरीके से कैसे किया जा सकता है? आपने दुनिया के कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया, अपने देश की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आपने दुनिया के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर आपके लिए जो बेहतर लगा वहां से आपने क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। क्या कर लिया? कॉपी। ठीक है, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कट एंड पेस्ट कहा जाता है, या कॉपी पेस्ट कहा जाता है, या फिर उधार का थैला कहा जाता है, या फिर भानुमति का पिटारा कहा जाता है। ठीक है, सुरेंद्र जी हेलो, कैसे हैं आप? नमस्कार। ठीक है, इन सारी समितियों में एक समिति बहुत महत्वपूर्ण है जिसके चेयरमैन के साथ साथ उसके मेंबर भी पूछे जाते हैं, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, 29 अगस्त 1947 को बनी। बी आर अम्बेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे और इसका उद्देश्य क्या था कि बी एन राव द्वारा प्रस्तुत किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर तैयार करे, ड्राफ्ट करे। तो इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। ओके, अभी उस पर बड़ी चर्चा करेंगे, पॉजिटिव वेट एंड वॉच। ठीक है, तो इस प्रारूप समिति में जो है कुल 7 लोग थे। कितने? एक चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर। लेकिन इसमें से 2 ऐसे लोग थे जिनमें से एक ने इस समिति को छोड़ दिया और एक की मृत्यु हो गई, तो 6 की जगह पर 8 और नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो बी आर अम्बेडकर साहब तो एक चेयरपर्सन इसके थे ही थे, इसके साथ साथ जो है 8 और लोग कौन थे? ठीक है, वो जान लीजिए। एक है गोपाल स्वामी अयंकर, दूसरे हैं लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के एम मुंशी, और अगले हैं बीएल मित्र। इन्होंने इस कमेटी को छोड़ दिया। इनकी जगह पर एन माधव राव आए। कौन आए? एन माधव राव। ठीक है, डीपी खेतान, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। डीपी खेतान साहब की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी आए। आपको इन नामों को याद करने में बड़ी तकलीफ होगी, 8 नाम बड़े खतरनाक। तो आपको बताते हैं, आप भगवान कृष्ण की पर्यायवाची याद कर लीजिए, आपको लगभग, ठीक है, इनके नाम याद हो जाएंगे। गोपाल, कृष्णा, कन्हैया, ठीक है, बीएल मित्र में ठीक है ब्रिजवासी लाल मित्र थे, तो ये तो बाहर ही हो गए। डीपी खेतान, ठीक है, सादुल्ला। खेतान साहब की जगह पर कृष्णा आ ही गए थे, ओके, और बीएल मित्र की जगह पर माधव आ गए थे। तो गोपाल, कृष्णा, कन्हैया, माधव, कृष्णा, तो काफी हद तक भगवान कृष्ण की पर्यायवाची अगर याद है और सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब का नाम याद है, तो आपका ये काम बन जाएगा कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे। ओके, चलिए, अब इन लोगों ने मिलकर के 2 साल 11 महीना 18 दिन चरम की मेहनत की और 26 नवंबर 1949 को संविधान कंप्लीट करके तैयार कर दिया। और ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ओके, क्लियर? तो जिस संविधान को हम पढ़ने जा रहे हैं, इस संविधान का प्रारूप तैयार करने में दुनिया के 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया है। संविधान को बनाने में कुल खर्च का अनुमान तकरीबन 64 लाख रुपए था। हुकुम जी, लागू करने में समय क्यों लगा? बिल्कुल, इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1930 से ही हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते थे। क्या करते थे? स्वतंत्रता दिवस। ये आपको पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, 26 जनवरी 1930 से ही हम इस 26 जनवरी को एज अ इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करते थे। ठीक, ये बात जान लीजिए। हुकुम जी, पता है या नहीं? जल्दी से यस या ना। श्यामलाल तो कह रहे हाँ पता है।
पता है ना। अब आपको आजादी कब मिली, आपको स्वतंत्रता कब मिली? आपको स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947। आप बताइए अब कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाए? ये जो पहले से करे आ रहे थे 26 जनवरी, या फिर जिस दिन मिली 15 अगस्त? आप लोग कमेंट करिए और बताइए किस दिन हम अपना इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करते, 26 जनवरी को या 15 अगस्त? 26 जनवरी जो पहले से मनाते चले आ रहे थे, और 15 अगस्त जब मिली, जिस दिन मिली। मतलब 15 अगस्त को हम याद रखें और 26 जनवरी को हम भूल जाएं। बीएन राव, मंजीत जी, 15 अगस्त, ठीक है, सबका आंसर 15 अगस्त। तो 26 जनवरी को भूल जाएं, ऐसा कर भी सकते थे, लेकिन अगर इसे याद किया जा सकता है तो उसका एक तरीका था कि जो संविधान हमारा 26 नवंबर को बन के तैयार हुआ था, उसे 2 महीने बाद लागू करते हैं, कुछ मोटे मोटे प्रोविजन लागू कर दिए, ठीक है, नागरिकता हो गई, अंतरिम संसद हो गई, राष्ट्रपति का पद हो गया, निर्वाचन हो गया, ये लागू कर दिया, लेकिन पूरा संविधान लागू नहीं किया, उसे रोक लिया। 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू किया, ठीक है। तो अब हमारे साथ दो चीजें हो गई, 15 अगस्त को हम ये सेलिब्रेट करते ही अपना आजादी का दिन, और 26 जनवरी भी हमारे देश के लिए यादगार हो गया कि इस दिन हमारा गणतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ। क्लियर? इसीलिए इसे 2 महीना स्टे कर दिया। क्यों? आपका डाउट क्लियर हुआ मंजीत? एंड हुकुम, हुकुम, राजस्थान में हुकुम कहा जाता है मालिक को, हमारे गांवों में हुकुम कहा जाता है ओनर को। तो मिस्टर हुकुम, आपका रियल नाम क्या है, बताएं? बताया तो अभी अभी यार, ठीक है गौतम। 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते थे? नहीं हुकुम जी, आपके नाम का मतलब है आदेश देने वाला, बट मैं जानना चाहता हूं कि आपका और भी कोई नाम है कि हुकुम ही नाम है? कई लोगों का नाम भी होता है, यस। चलिए, एक सवाल आया है गौतम जी की तरफ से कि सर क्यों मनाते थे 26 जनवरी 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस? आपको पता होना चाहिए, अब लंबी कहानी आपने छेड़ी दी है तो जान ही लीजिए। साइमन कमीशन 1927 में बना, 1928 में भारत आया। भारत आने के बाद इसका विरोध हुआ क्योंकि उसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे। तो साइमन कमीशन के विरोध करने पर उस समय भारत सचिव थे वर्किंग हेड साहब, उन्होंने कमेंट किया कि संविधान बनाना इतना आसान काम नहीं है, हमने जो बनाया उसे ले लो, उसे मान लो, अगर दम है तो ऐसा कोई संविधान बना दो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दो जिसको सब लोग मान ले। भाई भारत में भी तो कई राजनीतिक पार्टियां बन चुकी थी, मुस्लिम लीग अलग भाग रही थी, किसान सभा अलग भाग रही थी, कांग्रेस के अलग सुर थे। तो उन वर्किंग हेड ने चैलेंज किया कि अगर दम है तो ऐसा संविधान कोई बनाओ जो सबको मान्य हो। अब ये चैलेंज, भारतीयों को चैलेंज देना मतलब मधुमक्खी के छत्ते में कंकड़ फेंक देना है। ये बात आप लोग मानते हैं कि नहीं? इंडियन को चैलेंज मत दो, वो जान दे देंगे लेकिन चैलेंज पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ भाई, इस सेशन की रेटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं जा रही है, तो आप लोगों को जो दिक्कत हो ना वो हमसे पूछ लिया करिए, मेरी रेटिंग मत खराब किया करिए। ओके, फाइनली चैलेंज स्वीकार कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल राजहंस जी, कर सकते हैं, ठीक है, हर पब्लिकेशन बेहतर है और आपने जिसका नाम लिया वो भी बेहतर है। फाइनली क्या हुआ? फाइनली काम ये हुआ कि पंडित मोतीलाल नेहरू को बुलाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई और कहा गया कि भाई एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करो जो सबको मंजूर हो। ड्राफ्ट बन गया 1928 में ही,
वो ड्राफ्ट सब सारे दलों को मंजूर भी था कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही होगा, और वो ड्राफ्ट दिया गया मिस्टर बर्किंगहेड को। इसे ही कहते थे नेहरू रिपोर्ट। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी ना, क्या था नेहरू रिपोर्ट में? यही तो था, बिल्कुल राजन जी, यस। अब इसके बाद बर्किंगहेड ने वो रिपोर्ट देखी और उसको फेंक दिया, कहने कूड़े का ढेर है, इसमें कुछ नहीं, ऐसे देश थोड़ी चलेगा। तो इनके सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा, पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जो नेहरू रिपोर्ट आई है आपके सामने, इसे आप स्वीकार कर लीजिए, और अगर स्वीकार आपने नहीं किया तो अभी तक तो हम लोग आपसे डोमिनियन स्टेट मांग रहे हैं, अब डोमिनियन स्टेट नहीं मांगेंगे, अब पूरा स्वराज मांगेंगे। मतलब समझे कि 1 साल के अंदर नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो स्वराज से नीचे बात नहीं करेंगे। बर्किंगहेड ने ध्यान नहीं दिया, चिल्लाते रहेंगे, छुटभइये नेता हैं। उस समय तो छुटभइये नेता थे नेहरू जी ना, लेकिन नेहरू जी का कद काफी बड़ा था। 1929 को लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ, उस कांग्रेस सेशन के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी सेशन की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की कि इस साल से हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है, और वो भी 26 जनवरी को। दिसंबर में इनकी बैठक होती थी कांग्रेस के सेशन अक्सर दिसंबर में होते थे, वो भी 25 दिसंबर के आसपास जब इनकी छुट्टी होती थी बड़े दिन की, तब कांग्रेस वाले अपना हंगामा काटते थे, मतलब मीटिंग करते थे। और इन्होंने डिसाइड कर दिया कि 26 जनवरी को हम लोग अपना 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। भाई इन्होंने घोषित किया ना कि हम गणतंत्र स्वराज के नीचे बात नहीं करेंगे अंग्रेजों से, और तभी से हमारी परंपरा बन गई थी कि 26 जनवरी से हर साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से ऐसे में कमेंट करें। बताएं, क्लियर हुकुम जी? ओके। तो संविधान बनाने में 64 लाख रुपए खर्च हुए। जब भारतीय संविधान का लेखन पूरा हुआ तो दुनिया के अन्य देशों के विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि भारतीय संविधान कैसा है? कॉपी पेस्ट है। क्या है? कॉपी पेस्ट है। कोई बात नहीं कहने के लिए, कोई कुछ भी कह सकता है। तो भारत में भी संविधान के विशेषज्ञ हैं ना, उन्होंने जवाब दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि भले ही हमारा संविधान अन्य देशों से लिया गया है, स्ट्रक्चर लिया गया है, लेकिन इसके अंदर जो सब्जेक्ट है ना वो हमारे खुद के हैं। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है भाई, फंडामेंटल राइट हमें अच्छा लगा अमेरिका का, यूएसए का, तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया। इसके अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें से वो सब सब्जेक्ट हमारे हैं। क्लियर? बात समझ में आई? क्लियर हुआ ना कि कॉपी पेस्ट जरूर है, लेकिन अंदर हेडिंग हमने ले ली है। कभी एग्जाम में होता है ना कि किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा होता है, तो क्या करते हैं हम लोग? अगल बगल में झांक लेते हैं कि हेडिंग में दिख जाती, टॉपिक का पॉइंट दिख जाता तो लिख लेते। तो पॉइंट हमने अमेरिका से ले लिया, शेष अंदर का मटेरियल हमने अपने हिसाब से भर लिया। तो इसमें समस्या क्या है? कैसे ये आपसे उधार लिया हमने? भाई हमारे पास पहले से संविधान तो कोई लिखित था नहीं, दुनिया ने कैसे लिख के बनाया, क्या स्ट्रक्चर है, सीख लिया हमने, ठीक है। लेकिन दुनिया के बहुत से यस सुनो, ये सभी करते हैं, आपने ही नहीं किया। हमारे सेशन में जितने लोग होंगे ना, सब ने किया होगा। कोई ऐसा है जो नहीं किया है? इधर उधर ताका झांकी अभी भी करते होंगे, क्यों? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे कि भारतीय संविधान का सुलेख, मतलब अंग्रेजी में इसे किसने लिखा? प्रेम बिहारी रायजादा ने। हिंदी में इसको लिखा बसंत कृष्ण बैस साहब ने। और जिन जिन पन्नों पर यह संविधान हमारा लिखा गया, उस पन्नों की डिजाइन बनाई थी नंदलाल बोस ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ
1949 में 1950 में जब लागू हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां। कितने? 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स एंड 14 लैंग्वेज एंड 395 आर्टिकल्स। बट आज जो करंट टाइम में आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अप्रॉक्सीमेट 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, 22 लैंग्वेज एंड 12 शेड्यूल्स, 12 अनुसूचियां, 22 भाषाएं, 25 भाग और लगभग 465 अनुच्छेद हो चुके हैं। मतलब काफी कुछ उसके बाद भी बदला है। ठीक है, तो अगर भारतीय संविधान के सोर्स देखें तो 2 प्रकार के सोर्स आपको नजर आएंगे। एक इंटरनल आंतरिक सोर्स, दूसरा एक्सटर्नल। आंतरिक सोर्स मतलब अंग्रेजों की सरकार तो हमारे यहाँ 1757 से ही थी, 1947 तक रही। तो इस ड्यूरेशन में जो कुछ उन्होंने नियम कानून बनाए थे, चाहे 1909 में बनाए, चाहे 1919 में बनाए, चाहे 1935 में बनाए, तो फॉर्मल अंतिम वाला तो 1935 वाला ही है। ये सब कुछ फिल्टर होके 1935 में आया। तो जो 1935 से लिया गया वो आंतरिक स्रोत, उसके बाद जो दुनिया के अन्य संविधानों से लिया गया, ठीक है, वो बाहरी स्रोत। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, क्योंकि 395 अनुच्छेदों में से लगभग 200 अनुच्छेद यहीं से कॉपी मारे गए हैं। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। ओके, तो फाइनली क्या क्या 1935 से? बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा। संघीय ढांचा का मतलब जानते हैं? स्टेट प्लस स्टेट प्लस स्टेट, इन सब को मिला करके यूनियन। इन द सेंस कि हमारे यहाँ समय समय पर हम देखते हैं कि स्टेट फ्री है, सेंट्रल फ्री है, लेकिन समस्या आने पर फिर हम एक हो जाते हैं। 352 अप्लाई हुआ तो इंडिया हो जाता है, नहीं तो अपना अपना राज्य। क्यों? ये है फेडरल सिस्टम। शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्यपाल का कार्यालय, स्टेट में गवर्नर होता है जो काम करता है गवर्नर का। न्यायपालिका का ढांचा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट। आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी के प्रोविजन, वित्तीय इमरजेंसी, ठीक है, आपकी संवैधानिक इमरजेंसी, ये जो राज्यपाल का राष्ट्रपति शासन होता है। और फिर फाइनली 352 की युद्ध की आपातकालीन। लोक सेवा आयोग आपके यहाँ 1919 में ही आर्डर आ गया था, 1926 में बन भी गया था। शक्तियों का पृथक्करण, आपके 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। श्यामलाल जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मोटा बुक क्यों बनाने की जरूरत हुई सर? भाई वास्तविकता तो ये है कि ये सवाल आप उन्हीं लोगों से पूछते तो ज्यादा बेहतर होता जिन लोगों ने ये मोटी किताब बनाई है। लेकिन फिर भी जहां तक हमें पता है, जहां तक मैं इस चीज को समझता हूँ, वो आवश्यकता ये थी कि हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है, और अगर चीजें क्लियर नहीं की गई, ये सीएजी ब्रिटेन पहले से हमारे देश में था, 1857 में अपॉइंट नहीं हो गया था, ठीक है। तो अगर यहाँ चीजें क्लियर नहीं की गई है तो बड़े उलझ जाती, इसलिए सारी चीजें क्लियर करने के चक्कर में खुलाबा ज्यादा ही बड़ा हो गया। क्यों? ऑर्डिनेंस अगर संसद सत्र में नहीं होती तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, वो आदेश देता है। कैग, सीएजी, ठीक है, ये सारे जो कुछ यहाँ पे हम बता रहे हैं ना, ये सारी चीजें जब संविधान आगे पढ़ाने शुरू करेंगे तो इसे डिटेल में पढ़ाएंगे कि क्या है। न्यायपालिका का ढांचा सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ाएंगे, हाई कोर्ट भी पढ़ाएंगे, लोअर कोर्ट में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी बताएंगे, संविधान की अनुसूचियां भी पढ़ाएंगे, ऑर्डिनेंस कब कब आता है, अनुच्छेद 123 में कैसे, 213 में कैसे, ये भी पढ़ाएंगे, सीएजी को अलग पढ़ाएंगे। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा सर ये चीज बता रहे हैं। आज हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये जो चीजें हैं ये कहाँ से अडॉप्टेड है, इसे डिटेल करेंगे अपने आगे के कोर्स में, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान में पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन व्यवस्था, सिंपल सी बात जान लीजिए, हमारे यहाँ सरकार में वही लोग शामिल होते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं। अगर आप संसद के सदस्य नहीं है तो आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, किसी भी प्रकार की मंत्री नहीं हो सकते। कैबिनेट सिस्टम जो पोर्टफोलियो प्रणाली है अक्सर बदलती रहती है, कभी इनको दे दिया कभी उनको दे दिया, चेंज करते रहते हैं ना। अभी देखिए कुछ मंत्री बाहर कुछ अंदर हुए हैं। तो ये कैबिनेट सिस्टम भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कानून बनाने की जो
मतलब विधायी प्रक्रिया है वो भी ऐसे लिया गया है। एकल नागरिकता, भाई अमेरिका जैसे देशों में ड्यूअल नागरिकता है, अमेरिका की नागरिकता अलग, उसके राज्य की नागरिकता अलग। इंडिया में आप कौन सी नागरिकता लिखते हैं? मराठी, बंगाली, बिहारी? बताएं, है हमारी देश में कोई बिहारी, बंगाली, मराठी, यूपी वाला, एमपी वाला, राजस्थानी, ऐसा कुछ? अगर है तो बता दे भाई। सभी का इंडियन है? सब इंडियन है, चलो बहुत बढ़िया। सिटीजन ओनली वन, एक भारतीय। परमाधिकार रीटें, प्रोग्रेसिव रीटें। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है तो आप मौलिक अधिकार कैसे बचाएंगे? आप जाएंगे ठीक, सेम टाइम मंजीत, हिंदी इंग्लिश साथ में, ठीक है। प्रोग्रेसिविटी आई। संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री सांसदों के अपने अधिकार होते हैं। राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, हमारे यहाँ जो राज्यपाल और राष्ट्रपति हैं इनके पास ज्यादा पावर नहीं है, असली शक्तियां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में है। चुनाव में सबसे अधिक वोट पाने वाला जीत जाता है, ठीक है, चाहे वो 20% जनता का वोट पाया हो, लेकिन 20% वोट अगर सबसे अधिक है, 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत जाएगा। 80% ने वोट नहीं दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 20% दे करके सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान पे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, जुडिशरी के काम में न तो एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार इंटरफेयर करती है और ना ही पार्लियामेंट, ठीक, इनको स्वतंत्र किया गया है और इसीलिए आज तक इसकी शुचिता और गरिमा बनी हुई है। न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। अगर सरकार या सरकार की कोई मशीनरी संविधान का उल्लंघन कर रही है तो न्यायपालिका उसका क्या करती है? रिव्यू करती है और बताती है कि बस हो गया, इसके आगे नहीं, इसे समाप्त करिए। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंटमेंट तो इनका राष्ट्रपति करता है कोलेजियम के रिकमेंडेशन पर, लेकिन अगर ये मान लीजिए भ्रष्ट हो गए, काम करने में सक्षम नहीं रहे या कोई समस्या उनके ऊपर कोई आरोप लगा तो उन्हें पद से हटाया भी जाएगा। और पद से कैसे हटाया जाएगा, उसके लिए कौन सा जो है प्रोसेस अपनाया जाएगा और राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाएगा, आर्टिकल 61, ये प्रोसेस कहां से कॉपी किया गया है? अमेरिका से। वाइस प्रेसिडेंट, अभी मैं बता रहा हूं कि प्रेसिडेंट लिया है भाई, मैंने मेडिसिन लिया है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या होते हैं? ये फॉर्मल हेड होते हैं, मतलब औपचारिक मुखिया। एक तो वैसे औपचारिक है जिसका कोई काम नहीं है। औपचारिक का मतलब होता है ना कि अरे ठीक है घर में औपचारिक बने हुए हैं, क्यों ऐसा आप कहते हैं कि नहीं? औपचारिक का मतलब फॉर्मल पढ़े हैं, ठीक, कोई बात नहीं। उसी में एक और औपचारिक, उपराष्ट्रपति, क्या जरूरत थी इसकी? लेकिन कुछ तो जरूरत होगी, तो जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्या जरूरत है। अभी आप जान लीजिए कि एक औपचारिक के साथ दूसरा औपचारिक भी है। आगे, कनाडा के संविधान से हमने क्या कॉपी मारा? केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों का अपॉइंटमेंट। हमारे यहाँ आप देखते हैं कि 2 लेवल पर, केंद्र लेवल, सेंट्रल लेवल और राज्य लेवल पर 2 औपचारिक लोग मिलते हैं। एक आपको केंद्र लेवल पर राष्ट्रपति मिलेगा और राज्य लेवल पर राज्यपाल मिलेगा। क्लियर? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष, लेकिन राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है। दोनों अपने अपने लेवल पे सेम है, बट दोनों के अपॉइंटमेंट और इलेक्शन में अंतर है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम विथ अ पावरफुल सेंटर। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कनाडा में संघीय व्यवस्था है,
फेडरल सिस्टम है लेकिन पावरफुल सेंट्रल भी है। जब भी किसी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट होती है, चाहे वो 352 क्रिएट हो, चाहे वो 356 क्रिएट हो, चाहे वो 360 क्रिएट हो, ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार मतलब फेडरल सिस्टम कोलैप्स कर दिया जाता है। टोटल पावर कहाँ चली जाती है? सेंट्रल के हाथ में। इन द सेंस जरूरत पड़ने पर हम फेडरल भी हैं और जरूरत पड़ने पे हम सेंट्रल हमारा पावरफुल हो जाता है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आर्टिकल 143 143 में प्रेसिडेंट को पावर है ना कि वो जुडिशरी से मांग सके कि भाई बताओ क्या करें, लेकिन यहाँ जुडिशरी भी फ्री है कि छोड़ दे कि आपको जो मर्जी वो करो, हम ना बताएंगे। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट मतलब क्या होता है? बची खुची। जैसे आपके पास 10 आम है, इस 10 आम को 3 लोगों में बांटना है बिना आम काटे। कैसे बांटेंगे? रीजनिंग पढ़ाइए, बताइए बताइए। आपके पास 10 मैंगो है, इन 10 मैंगो को 3 लोगों में बांटना है बिना काटे। एक आदमी को कितना मिलेगा? काटना नहीं आम काटोगे खराब हो जाएगा। 3 3 3 कुलदीप, तो एक बच गया, बच गया कि नहीं? एक बच गया ना। इक्वल नहीं मिलेगा तो कौन कह रहा है इक्वल देना है? मैंने एक बार कहा, मैंने एक भी बार कहा बराबर बांटना है। मैंने कहा 3 लोगों में बांटना है लेकिन आम काटना नहीं। मैंने एक बार भी कहा बराबर बांटो। मैंने कहा आपके पास 10 आम है 3 लोगों में, ठीक है, दाम लगा के पैसा बांट लेंगे सर, यह क्या बात है। ठीक है, ये भाई 10 आम है 3 लोगों को बांट दिया गया। ठीक है, ये बांटा कैसे गया कि 3 आम तुम ले लो, 3 आम तुम ले लो, 3 आम अलग रखा रहेगा। इन तीनों में जिसका मन करेगा वो इस्तेमाल करेगा। अगर झगड़ा हो गया तो ये वाला इस्तेमाल करेगा। और जो एक आम बच गया उसे बताया गया कि ये बड़ा वाला भाई ही इस्तेमाल करेगा। जो बचा हुआ है वो बड़ा वाला भाई। मतलब जो अवशिष्ट शक्तियां हैं जो बच गई, नहीं आई, कुछ ऐड हुई, वो कहाँ जाएंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय यहाँ मैंने बता ही दिया है। संघ और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन, यही तो बता रहे हैं यहाँ पे कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, के पास अपने अपने पावर डिवीजन है। ठीक है, आप अपने क्षेत्र में रहते हुए काम करिए, संघ अपने क्षेत्र में रहते हुए काम करेगा सामान्य स्थिति में। ओके। आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन। आपने कभी सोचा कि जब राज्यसभा के 238 सदस्यों का चुनाव हो सकता है, टोटल 250 मैक्सिमम हो सकते हैं, 238 का चुनाव होगा और 12 जो है नॉमिनेट किए जाएंगे। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था शुरू में कि 238 का अगर चुनाव, अभी तो मान लीजिए 245 है, मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, तो ये 12 नॉमिनेट करने का क्या मतलब रह गया? जब इतने का चुनाव कराए तो 12 का और करा दिए होते। तो पढ़ते पढ़ते समझ में आया नहीं, इसकी अपनी उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता क्या है? जब राज्यसभा पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन करने का प्रोसेस जो आयरलैंड से कॉपी हमने किया है, क्या जरूरी है उसकी। राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 डीपीएसपी कहते हैं। जैसे हमारे आपके कर्तव्य हैं, देश की रक्षा करें, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए प्रयास करते रहें, राष्ट्र की संपत्तियों का नुकसान न करें और कोई कर रहा हो तो रोकें उसे। ठीक है, ये हमारे कर्तव्य है कि नहीं? उसी तरह राज्य के भी कर्तव्य हैं कि जनता का अधिकतम कल्याण करे। कोई गर्भवती महिला हो तो जो है उसकी किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए, बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों के कल्याण में काम करे, बालकों के कल्याण में काम करे, 2 लोग काम कर रहे हैं तो उनको समान मजदूरी मिले। तमाम प्रकार के कर्तव्य राज्य के हैं। आप बताइए, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो क्या सरकार आपको सजा देती है?
सरकार आपको सजा देती है? नहीं देती। तो अगर सरकार अपने कर्तव्य का पालन न करे तो आप भी सरकार को सजा नहीं दे सकते, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये राज्य के कर्तव्य हैं उसी तरह जैसे आपके कर्तव्य हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, आपका राष्ट्रपति इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष चुनाव जब भी होगा तो कैसे किया जाएगा उसके बारे में डिसीजन पहले करना पड़ेगा। तो ये राष्ट्रपति के इलेक्शन का जो प्रोसेस है, मेथड है, वो हमने आयरलैंड से कॉपी किया है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसे आप कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ओके। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, गणतंत्रात्मक ढांचा फ्रांस से, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, आपने देखा आयरलैंड से नॉमिनेशन लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? इलेक्शन कैसे होगा? मतलब यहां भी इनडायरेक्ट इलेक्शन का लफड़ा दिखाई दे रहा है। क्लियर? एक बात, संविधान में अगर परिवर्तन करना है तो आपको अनुच्छेद 368 का पालन करना होगा, आर्टिकल 368, ठीक है। इस 368 में बताया गया है कैसे कैसे कौन कौन सा प्रोसेस अपना करके आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये प्रोसेस हमने कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से। गणतांत्रिक ढांचा, रिपब्लिक स्ट्रक्चर। गणतंत्र का मतलब जानते हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स ओपन है। और पिछले कई सालों से, लगभग 15-20 सालों से आप लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं। बताइए रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? आप में से कौन कमेंट करके हमें ये बता सकता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? बहुत बढ़िया कुलदीप, हेड ऑफ कंट्री शुड बी इलेक्टेड, ठीक है, जिसका संविधान हो, सेल्फ डिपेंड, ठीक है, ये नहीं होता। एग्जैक्ट कमेंट किया है कुलदीप ने कि वो देश जिसका मुखिया मतलब राष्ट्रपति हमारे यहाँ क्या होता है? निर्वाचित होता है, ठीक है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन डेमोक्रेसी है, वहां सरकार वहां चुनी जाती है, लेकिन ब्रिटेन का मुखिया कौन है? वहां का क्राउन, वो आज भी वंशानुगत आता है, तो रिपब्लिक नहीं है। भारत डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। अमेरिका डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। फ्रांस डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। बट ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेटिक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो आपके प्रियम्बल में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो प्रियम्बल आपको बताई गई है, इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने फ्रांस से कॉपी किया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ठीक है। आपके 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्सन लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है, स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को है, और जो कॉन्सन लिस्ट है, समवर्ती सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। लेकिन अगर कानून बनाने में दोनों में विवाद हो गया, उसी विषय पर राज्य ने कुछ अलग कानून बनाया और केंद्र ने कुछ अलग कानून बनाया, तो क्योंकि इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, तो केंद्र का कानून माना जाएगा, राज्य का डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कभी कभी होता है ना कि हम कुछ और कहते हैं, हमारे भाई साहब कुछ और कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में पिताजी हमको और हमारे भाई साहब को साथ साथ बुला लेते हैं कि ऐसा करो, आमने सामने बैठ जाओ और अपना मुद्दा पहले सुलझा लो, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये है हमारे पिताजी राष्ट्रपति और हम दोनों भाई साहब लोकसभा और राज्यसभा। अगर लोकसभा राज्यसभा के विचार आपस में किसी मुद्दे को लेकर नहीं मिलते, एक यस कह रहा है दूसरा नो कर रहा है, तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो दोनों को एक साथ बुला सकते हैं कि आके बैठ के आमने सामने समझ लो कि क्या मुद्दा है, ठीक है। वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता,
हमारे यहाँ देखिए, आप चाहे यूपी के हैं, चाहे एमपी के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, कहीं के भी हैं, कहीं भी व्यापार करिए, कोई रोक टोक नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। जर्मनी से आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा कि जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है। बिल्कुल नहीं। आपातकाल के समय जो आपके फंडामेंटल राइट्स जो है ये सस्पेंड हो जाते हैं, ये प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के द्वारा हमारे यहाँ प्रक्रिया स्थापित होती है। मतलब ऐसा नहीं कि कानून का पालन न करें, किसी भी स्टेप को उठाने में हम लीगल मूव करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं हमारे पास प्रधानमंत्री के पास बहुत ज़्यादा ताकत है तो कुछ भी कर देगा। प्रधानमंत्री कोई भी स्टेप उठाएगा तो लीगल, ठीक है। अगर उससे किसी क्या बोलते हैं, मान लीजिए आईएएस को सस्पेंड करना है तो वो खुद सस्पेंड नहीं करता, वो अपने मुंह से बोलेगा, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी उसका आदेश देगा। वो आदेश पीएम नहीं लिखता, वो आदेश कौन देगा? कैबिनेट सेक्रेटरी देगा, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी पीएम के अंडर में काम करता है, ठीक है। सोवियत संघ का संविधान से प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, जो कि आपके संविधान में बाद में जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर? तो ये रहा आज का टॉपिक, जो आपने देखा कि दुनिया के किस किस देश के संविधान से, ठीक है, क्या क्या लिया गया। क्या आप लोग क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं? यस तो यस कमेंट करिए, नो तो नो कमेंट करिए। आज जो क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे इसमें से लगभग 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 30% क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से इसमें डाल रखे हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेशन होगा और बेसिकली आपके क्विज फॉर्म में होगा। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के न्यायपालिका सिद्धांत की न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्रता की शक्ति कहाँ, किस संविधान से उधार ली गई? देखिए, दो चीजें, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? ये है आपके 10 सेकंड आप, ठीक है। फटाफट आंसर करिए जल्दी से। वेरी गुड, एंड दैट विल बी राइट आंसर। और सारे लोग आंसर करें भाई, नहीं तो क्विज नहीं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन करा के बंद कर दूंगा। अगर सही गलत जो भी आता है कम से कम आंसर करिए। 69% लोगों ने कहा दैट्स अडॉप्टेड टू यूएसए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? कंसर्न लिस्ट, जो अभी अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि कहां से ली गई है। आपको 10 सेकंड में बताना है विच कंट्री, यूएसए, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। प्लीज सभी लोग क्विज अटेम्प्ट करेंगे, और अगर नहीं कोई इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसे सही करता हूँ, ठीक है। थोड़े से प्रमोट हुए, लेकिन अभी भी सारे लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। 65% लोगों ने बताया ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के इलेक्शन की का जो है सिस्टम, मेथड, ये किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, इलेक्शन मेथड आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। तो निकिता याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, एंड दैट इज 35% लोगों ने बताया कि दैट इज अडॉप्टेड टू आयरलैंड, ठीक है, दैट इज अडॉप्टेड टू आयरलैंड। मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था अभी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट चुनाव जब कराया जाता है तो उसके लिए क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशन होगा, ये पहले से डिफाइन होना चाहिए, और इसी के थ्रू आयरलैंड से आपने ये रूल रेगुलेशन कॉपी किया है। भारत में सरकार का संसदीय प्रारूप कहां से लिया गया? पार्लियामेंट्री, ठीक है, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय प्रारूप, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंडिया में कहां से लिया गया है? अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? अमेरिका, रसिया, ब्रिटिश
या स्विट्जरलैंड? 75% लोगों ने बताया कि दैट इज अडैप्टेड टू ब्रिटेन। ठीक है, मतलब सरकार में वही आदमी शामिल होगा जो संसद का सदस्य है। अगर संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर बन जाए, नहीं तो सरकार से बाहर होना पड़ेगा। अगला सवाल, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट किस देश से अडॉप्ट किया है इंडिया ने? भारत में एक नागरिकता है, भारतीय। हमारे यहाँ कोई नहीं लगता हम बिहारी हैं, हम यूपी के, हम मराठी हैं, हम ठीक है एमपी के हैं, हम राजस्थान के राजस्थानी हैं। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट, आप इंडियन हैं, और ऐसा कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से कॉपी किया है, इंग्लैंड से। ओके, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया? मैंने कहा ना, अभी बताया था कि हम और हमारे भाई के बीच अगर कोई मुद्दा अनक्लियर्ड है तो हमारे फादर मतलब मिस्टर प्रेसिडेंट ये जो है दोनों को सामने आमने बुलाते हैं और कहते हैं कि बैठ के मुद्दा सुलझा लो, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, जल्दी से बताएं। ज्वाइंट सिटिंग, पार्लियामेंट के बोथ हाउस की ज्वाइंट सिटिंग किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्टेड है? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? गुड, वेरी गुड। 47% लोगों ने बताया दैट इज अडॉप्टेड टू ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। Indian, the directive principle of the state policy of the Indian Constitution are borrowed from the which constitution? भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मैंने बताया था। यस कुलदीप, देयर इज आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग के बारे में आप बता रहे हैं, और ये जो डीपीएसपी है वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। आपको ये बताना है कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्टेड है, आयरलैंड, ब्रिटिश, यूनाइटेड स्टेट या कनाडियन? बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड पार्ट 4 इज रिलेटेड टू यस आयरलैंड। यस, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार, यस। The idea of the preamble has been borrowed in the Indian Constitution from the Constitution. मैंने आपको preamble आंसर टिक्ड, कहाँ पे आंसर टिक्ड है भाई? 46% लोगों ने बताया that is adopted to USA। ठीक है, भारत के संविधान में मूलभूत अधिकार निम्नलिखित देशों में से किस राज्य से के संविधान से प्रेरित हैं? ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द फंडामेंटल राइट्स आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ which of the following countries? What is your correct answer? It's 10 seconds for you. Britain, USA, Canada and France. ठीक है, that's right answer is the USA, United States of America. Okay, and next question. भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से कॉपी किया गया है? द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, ठीक है, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर borrowed from the constitution French, Irish, Canadian and United States. Question number 10 and it's 10 seconds for you. निकिता, सोनू, कुलदीप, राहुल, श्यामलाल, मंजीत and your all students, right answer will be A, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपका राइट आंसर ए हुआ और यहीं पे आपका सेशन हुआ समाप्त। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि 9 AM पर आपकी एक क्लास में फ्री क्लास लेता था, 5-5 क्लासों के बंच बना करके एक सीरीज के तौर पर, और वो क्लास में कितने बजे लेता था? 8 PM पर। कितने बजे गौतम जी? बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहा हूँ। अब ये क्लास 8 बजे नहीं हो रही है, अब ये क्लास मॉर्निंग में 9 AM पर हो रही है। तो आप लोग अगर इस क्लास को रेगुलर लेना चाहते हैं जो रात में 8 बजे होती थी, अब वो 9 बजे सुबह हो रही है, तो आप इसे 9 बजे सुबह भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कल सुबह 9 बजे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ यस अवार्ड्स एंड हॉनर्स। जी हाँ, तो आप लोग कल सुबह की क्लास में मुझसे मिलिएगा। और ये रहा आपका लीडर बोर्ड। फर्स्ट कुलदीप, सेकंड गौतम,
अरुण भी सेकंड है, थर्ड नंबर पे राहुल है और नीचे आप सब अपनी अपनी रैंक जान ही रहे हैं। तो फर्स्ट कुलदीप राणा, सेकंड गौतम अखिलेश, एंड सेकंड अरुण भास्कर, थर्ड नंबर पर राहुल तिवारी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐप पर। यस राहुल जी, ये क्लास 9 AM पर 9 AM पर ऐप पर होती है। ठीक है, और फ्री सेशन होता है। ऐप ओपन करेंगे, ठीक है, प्रिपेयर के सेक्शन में जाएंगे तो मेरी क्लास आपको नजर आएगी। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।